आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो कक्षा 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए क्या है, भोजन आवश्यक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भोजन में हमको क्या क्या मिलता है, यानी भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जिसको मिनरल्स बोलते हैं, भोजन के मुख्य घटक हैं जो हमको भोजन से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो भोजन है, इनके जो घटक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इनको हम पोषक के नाम से जानते हैं। पोषक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको मान के चलो कि पोषते हैं, पालते हैं, यानी एक तरह से मजबूत बनाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब है कि जितने भी जीव हैं, अब ये लकड़ी जो है, ये इसको भोजन की जरूरत है क्या? नहीं। तो जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों को किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, जिसमें कौन होता है? पौधे। कौन से? पौधे। तो पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। लेकिन उसी जीवों में जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है या जंतु है, जो भी जानवर है, वो सब के सब किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं, किसी न किसी पर, अर्थात उनके अंदर भोजन बनाने की, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। अब यही बात हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप में जब हम जान गए कि भोजन के लिए हम जब दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि आखिर पादप अपना भोजन कैसे बना लेते हैं। तो जब हमको ये बात समझना होगा कि पादप अपना भोजन बना लेते हैं, हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? चिंतन मनन करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे दिमाग जब भी आए कि जब तुमसे भी कोई डिफरेंट प्रक्रिया करे, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो उस केस में आपको तुरंत ये तुलना करना चाहिए कि क्यों वो कर लेता है और क्यों हम नहीं कर पाते हैं, या क्यों हम कर लेते हैं और वो नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अपसारी चिंतन, एक तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जब डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि तुम उसमें सोचोगे चीजों को विस्तृत रूप से। ठीक, अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि हम भोजन स्वयं बना नहीं पाते हैं और पादप क्यों बना लेते हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत करें। तो इसके लिए एक हेडिंग आता है, पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। अब हमको पता चल गया कि केवल पादप ही ऐसे एक जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपने भोजन क्या कर सकते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से भोजन कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पौधे। अच्छा, हम तो O2 लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। अब पौधे अपने भोजन में क्या बनाने के लिए लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपना भोजन जब बनाना होगा तो उसके लिए जलाएंगे, तो जलता है आग किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन पौधे अपना भोजन बना रहे हैं किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में। अब ये क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज है, ये पौधों को मिलता कहाँ से? जैसे हमारा भोजन किसी न किसी खेत में, बागीचा में, बाजार में मिलता है, तो पौधों के भोजन कहीं ना कहीं मिलते होंगे ना। जैसे जल है, खनिज है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनका परिवेश कहाँ है जहां से अपना भोजन लाते हैं या ग्रहण करते हैं, या भोजन का जो कंपोनेंट है
अवयव है, घटक है, उसको वो कहाँ से लाते हैं। क्लियर? ये सवाल उठना चाहिए। देखिए बात यह है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक रचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। शरीर कहीं क्षतिग्रस्त है तो उसके लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। शरीर की रचना हो रही है, संरचना और बढ़ना है, मोटा होना है, तगड़ा होना है, तो इन सब के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैव प्रक्रम यानी जो जैविक क्रियाएं, जैसे हमें भोजन बनाना है तो उसको, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये भोजन पौधे बना ले रहे हैं अपने अवयव तत्वों की उपस्थिति में, ठीक ना, तो ये जो जैविक क्रियाएं कर ले रहे हैं, अब यहां से देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसका उपयोग की विधि को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो सजीव हैं, हम जो भोजन करने का उपाय करते हैं और जिस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं, वह तरीका ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें हम या जो भी स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं उसको स्वपोषण कहा जाता है। स्व का मतलब अपना, और पोषण का मतलब जो भोजन बना ले, ठीक ना। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, स्व यानी स्वयं, स्व पोषण यानी स्वयं भोजन बना लेते हैं, उसे ही स्वपोषण कहा जाता है, ठीक ना। तो स्वपोषण कौन है? पौधे हैं। क्या है? वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, एक तो हो गया जो अपना भोजन स्वयं बना लिया, स्वपोषी हो गया। अब दूसरे, इसके ठीक दूसरे दिशा में एक होगा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेगा, जिसमें हम लोग हैं, जानवर हैं। तो हम लोगों को परपोषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परपोषी। पर का मतलब होता है पराया या दूसरा, और पोषी का मतलब जब दूसरे को भोजन किया जाए या दूसरे का भोजन किया जाए। पोषी का मतलब पोषण किया जाए, उसका भोजन किया जाए। तो पर का मतलब दूसरे को, यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, उसी को क्या कहा गया है? परपोषी कहा गया है, ठीक ना। चलिए आगे। अब देखिए, आपने पहला प्रश्न देख लिया कि कोई पौधा भोजन हमसे अलग बना लेता है, उसको स्वपोषी हम नहीं बना पाते हैं, हमको परपोषी कहा जाता है। पौधे जो है जल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ये उनके जो है भोजन के घटक के रूप में आएंगे। लेकिन एक सवाल और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो पौधे हैं वो हमारे शरीर की तरह, जैसे अगर हम कहना चाहें कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। अब ये दिमाग में उठना चाहिए कि पादप जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिनरल्स यानी खनिज की उपस्थिति में बनाते हैं भोजन, वही जो तत्व है वो हमको मिल जाए या हमें भी प्राप्त है तो हम अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते। समझ में आ गया? ये सवाल उठना चाहिए कि ओहो, कुछ तो प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, वो तो चीज हमारे पास भी है, अच्छा गोभी है, लौकी है, टमाटर है, ये हमारा भोजन है, तो इससे वो नहीं बना पा रहे क्योंकि उसको भोजन बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज चाहिए। तो अगर उसका मटेरियल तो हमारे पास उपलब्ध है तो हम भोजन क्यों नहीं बना पाते हैं। उस विधि के बारे में हम पे विचार करने की क्या है, हमको जरूरत है। अब देखिए, एक सवाल ये भी हो सकता है, जिस तरह से हमारा जो है खाद्य सामग्री का मतलब खाने वाली सामग्री जो है किसमें होता है? बाजार में होता है, खेत में होता है, और जो हमारा किचन होता है, रसोई घर,
उसमें होता है। तो पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है? पूछेंगे ना, आखिर पौधे कहाँ से वो लाते होंगे, उनकी खाद्य फैक्ट्री कहाँ है? दूसरा सवाल, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? इसका मतलब क्या हुआ, भोजन जो होगा कुछ भाग में ही बनेगा कि सभी भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, फल है, इन सभी भागों में भोजन बनेगा कि कुछ भागों में? जैसे आप अपने घर के सारे कमरे में तो भोजन बना नहीं पाते, एक जगह भोजन बनाते हैं, ठीक ना? और भोजन बनाने का मतलब है कि शरीर में जो भोजन बन रहा होगा, जो हमने रसोई घर में बन रहा होगा, वो हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट करेगा, ठीक ना? वो वाली बात। एक और बात है, हम जिस तरह से बाजार से अपने लिए कच्ची सामग्री खरीद के लाते हैं और यहाँ आग पे क्या करते हैं, पकाते हैं और भूनते हैं और फिर उसको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधों का कच्ची सामग्री कहाँ से आता है? उनका भी तो कुछ कच्चा भोजन आता होगा जिसको वो अपने अंदर क्या करते होंगे, यूटिलाइज करते होंगे, पकाते खाते होंगे। बोलिए, वो कहाँ से आता है? और खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? जैसे कि किचन तक हम पहुंचाने के लिए भोजन ट्रैफिक से, मतलब कि गाड़ी से, ठीक ना, पैदल, साइकिल से जाते हैं ना भोजन लाने के लिए, खाद्य सामग्री लाने के लिए, कच्ची सामग्री लाने के लिए। तो पौधों का जो फैक्ट्री है, खाद्य फैक्ट्री, उसके लिए वो कैसे वहां तक जाते हैं? यानी उनको खाद्य पदार्थ पाने की यात्रा कैसी होती है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, उनका साधन क्या है, वो कैसे आते जाते हैं? समझ में आ गया? चलिए, अब हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पा रहे हैं कि क्या, एक व्यवस्था है, एक प्रक्रम है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। एक फोटो जो है ग्रीक का वर्ड है, और फोटो का मीनिंग यहाँ लाइट होता है। फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट, प्रकाश, ठीक ना? और सिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? संश्लेषण। यानी प्रकाश का संश्लेषण होगा, प्रकाश अब क्या होगा, उसमें आएगा। क्या क्या पौधों के पास था इससे पहले? जल था। क्या था? जल। उसके बाद से खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 था, और एक और अब क्या आ गया है? प्रकाश का भी संश्लेषण हो गया। यानी कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम की बात अब हम जानेंगे कि वह प्रक्रिया क्या है, कि खाद्य भोजन पदार्थ बनता कैसे है। तो देखिए, जो पत्तियां हैं पौधों का, उसी को हम लोगों ने कहा है खाद्य फैक्ट्री, या पौधों की खाद्य फैक्ट्री। खाद्य फैक्ट्री किसको कहा गया है? पत्तियों का। पत्तियों को क्या कहा गया है? खाद्य फैक्ट्री। अच्छा, खाद्य फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है, इससे समझ में आ रहा है कि पत्तियां ही भोजन बनाने का काम कर रही होंगी। यानी हमारे जो रसोइया होगा वो कौन होगा? जो पौधों का रसोइया कौन होगा? उनकी पत्तियां होंगी, वही तो रसोइया होगा। ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ कहाँ पहुंच रहे होंगे? रसोई घर पौधों का क्या हो गया? पत्तियों तक पहुंचाना होगा। रसोई घर में पहुंचाना होगा ना? रसोई घर कहाँ पहुंचेगा? पत्तियों में पहुंचेगा ना? अब क्या होता है कि मिट्टी के पास होता है जल और खनिज। मिट्टी के पास क्या होता है? जल और खनिज। और मिट्टी में कौन होता है? पौधों की पत्तियां। पौधों की पत्तियां होती हैं? अरे पागल, मिट्टी में पौधों की पत्तियां कैसे? पत्तियां तो ऊपर लगती हैं, जड़ होती है। तो मिट्टी से पौधे क्या करते हैं? जल और खनिज अवशोषित करते हैं। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, और उसी के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, सीधे तने के माध्यम से जाके पत्तियों तक पहुंचाएंगे। यह उनकी यात्रा हो गई।
समझ में आ रहा है ना। तो जड़ से क्या क्या पौधे ले रहे हैं, खनिज और जल, मिल गया। अब देखिए, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियां जो होती हैं उनमें कुछ रंध्र होते हैं, छेद टाइप के, ठीक ना। जो हमारे ये नस है ना, नस देखे हो, नस शरीर में ये दिख रहा है ना नस, इसी तरह उनमें भी नसों की तरह कुछ रंध्र पाए जाएंगे, छेद टाइप का दिखेगा और यात्रा दिखेगा। ऐसे देखते हो ना पत्तियों में ऐसे ऐसे बनाया गया, वो वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना। तो जब उसमें उसके माध्यम से खनिज और जल रंध्रों के माध्यम से पत्ती, तने के पहले तो जड़ ऑब्जर्व करेगा, फिर तने के माध्यम से पत्तियों तक जो पहुंचाने का जो रंध्र है वहां तक पहुंचेगा, और रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है वो रंध्रों के माध्यम से ही क्या होगा, पत्तियां उसको अपने पास ग्रहण कर लेंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रंध्रों के माध्यम से पत्तियां लेंगी, जल और खनिज जड़ों के माध्यम से लेंगी। समझ में आ गया ना। सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी उसको बाहर से मिल रहा है। यहां तक बात हो गया। अब एक बात और समझना है कि जो जल एवं खनिज है वो जब पत्तियों तक पहुंचते हैं तो वह कैसी दिखते हैं। तो हमने अभी बताया कि वाहिका जो नली है उसी के समान दिखेगी, यानी वाहिका नली होगी, वाहन करने वाली नली होगी, उसको ले जाने वाली नली होगी। समझ में आ गया ना। इसके बाद से देखते हैं, जो यह नलियां होती हैं वो जड़ तक, तना तक, शाखा तक एवं पत्तियों तक क्या होती है, फैली होती है। कौन नली जी, कौन नली, जो वाहिकाएं होती हैं, जिसको वाहिकाएं नली कहते हैं, वो जड़ तक, तना तक, पत्तियों तक वो क्या होता है, शाखा तक वो फैला होता है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। सतत का मतलब क्या है, निरंतर। सतत का मतलब क्या हो गया, यानी कि भोजन का जो ये यात्रा है, इस यात्रा में जो वाहिकाएं सतत काम कर रही। अगर मान लो कि जल पर अब ले लिया, खनिज 1 घंटा बाद लेगा, चाहे 4 दिन बाद लेगा, तब तक पौधा सूख जाएगा ना। समझ में आ रहा है, भोजन बन ही नहीं पाएगा, पत्तियों को सप्लाई नहीं मिला। अब तुम्हारे पास केवल रोटी आ जाए, दाल चावल न आए, ठीक है ना, सब्जी न आए, फ्रूट्स न आए, दूध न आए, तो खाली रोटी खा के सूखे सूखे कितना दिन चलोगे, टटा नहीं जाओगे इससे। तो क्या होगा कि तुम्हारा शरीर विकलांग होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। एक दिन ऐसे ऐसे होगा, कुपोषित के मरीज हो जाओगे और ऐसे चले जाओगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से जो ये वाहिकाएं सतत जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती रहती है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक ना, या जल्दी जल्दी पहुंचाना यातायात के माध्यम से, हो गया। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे कि क्लास जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसकी डेप्थनेस या इसके बारे में और गहराई मिलती जाती है। तो हम जब 11th-12th में पहुंचेंगे तो और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यह बात करें कि ये जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती है पत्तियां, परंतु पादप के दूसरे भाग जो है वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा पत्तियों में क्या विशेषता है कि जो पौधों के और भागों में विशेषता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हमारा आंख जो है वो देखता है, तो आंखों के पास कुछ ऐसी विशेषता तो है जो कि क्या हो, जो कान के पास नहीं है, नाक के पास नहीं है, और जो कान के पास है वो आंख के पास नहीं है। तो पत्तियों के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे वो भोजन को बना लेती हैं, भोजन को बना लेती हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी उपस्थिति में भोजन को बना लेती है, जो कि और भागों में वो तत्व उपस्थित नहीं।
कुछ तो होगा ना। अब हमारी आंख में रेटिना है, कार्निया, जो भी कुछ है, लेकिन वो कान के पास है। अब कान से कहे एक कान तुम देखो तो देख लेगा कान? नहीं देख पाएगा। आंख से कहे आंख सुन लो, तो आंख का जो मटेरियल है वो कान के पास नहीं, और कान का जो मटेरियल है वो आंख के पास नहीं। तो पत्तियों के पास कुछ तो है ऐसा जादुई मटेरियल जिससे वो भोजन को क्या कर रही हैं? बना रही है। समझ में आ रहा है पूरी बात? अब उस तत्व के बारे में हमारी यात्रा चलेगी कि वो कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाने का काम कर रही। अभी तक हमको सारा मटेरियल क्या क्या मिल चुका है? जल मिल चुका है, ठीक ना, खनिज मिल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है, और सूर्य का प्रकाश मिल चुका है। कुछ एक दो ऐसी चीजें और बची हैं जो नहीं जाएगा तो लग रहा है कि वो औरों से भिन्न है, और वो उसी कारण पत्तियों की विशेषता भी बहुत बन रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या? जो हरा वर्णक है, हरा रंग है, हरा तत्व है, उसको क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है यह सूर्य के प्रकाश, जिसको सौर प्रकाश आप कहते हैं, कि ऊर्जा को संग्रहित करता है, और ऊर्जा को संग्रहित करके भोजन बनाने में पत्तियों की सहायता करता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात समझो, जो जल है, जो खनिज है, वो जड़ पत्तियों तक पहुंचा रहा है तने के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से, ठीक ना, पहुंच रहा है। जल जो है और खनिज जो है वह जड़ के माध्यम से, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच रहा है। yes. उसमें पत्तियों में कुछ रंध्र है, उससे वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ रही है। सूर्य का प्रकाश पत्तियां कैसे खींच ले रही हैं? क्योंकि पत्तियों के पास एक क्या है? ऑब्जर्विंग पावर जो है, एक ऐसी व्यवस्था क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है। समझ में आ रहा है? अब सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के कारण पत्तियां अवशोषित करके भोजन बनाने में अपना फायदा पहुंचा दे रही है। क्लियर? यहां से देखो, जब जल भी हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, और ये सारी संसाधन जब उपलब्ध हो जाते हैं, तो वही पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति को तैयार करते हैं, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं इन सभी तत्वों के साथ। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, क्लोरोफिल जो है वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक। अगर हम आपसे पूछें कि पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, यह सबसे जरूरी तत्व है। समझ में आ गया? इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय पराक्रम है। अद्वितीय को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक, और यूनिक का मतलब है कि जैसे तुम हो वैसे हम नहीं है। यानी तुम्हारा जैसे ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है और चेतना है, तुम्हारा कॉपी कहीं और नहीं है, तो पृथ्वी पर भी ऐसी कॉपी जो पौधों का प्रक्रिया है, ऐसा कॉपी किसी दूसरे के पास नहीं है। यानी अद्वितीय पराक्रम, अद्वितीय जो कहें कि यूनिक प्रोसेस है, ये किसी और के पास नहीं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, सौर को ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है तथा पादप में खाद के रूप में संचित किया जाता है, और पौधों में खाद्य के रूप में क्या किया जाएगा? संचित
किया जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, सभी जीव, जैसे अगर पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो उनका वो फल नहीं दे पाएंगे। और आपको अभी आगे पता चलेगा कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो जब पौधे ही नहीं रहे तो हमें न फल मिला, न सब्जी मिली, न भोजन मिला, तो हम जी पाएंगे, हम रह पाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन अगर पौधों के पास जल हो जाए, पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, पौधों के पास खनिज लवण हो जाए, लेकिन पौधों के पास क्लोरोफिल ना हो, तो सूर्य के प्रकाश ही ना ऑब्जर्व कर पाए, तो सूर्य का प्रकाश ही ना हो, क्लोरोफिल ही ना हो, तो क्या पौधे भोजन बना पाएंगे? तो सूर्य जो है वो मेन खेला करके बैठा हुआ है का अच्छा सारा मटेरियल बन जाए, चलो हम आ गए, हम जलवे नहीं करें, बनाओ, कच्चे खाओ, जाओ, कितना दिन चलोगे? समझ में आ गया ना? तो सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत है। अब प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो क्या जवाब दोगे? सूर्य। लेकिन उसके साथ एक टेक्निकल वर्ड भी जोड़ देता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स कौन है? तो उसका जवाब भी क्या होगा? सूर्य होगा। पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अब गायब हो गया तो पौधे ही गायब हो गए, उसके बाद से हमारा कोई अस्तित्व, हवा पी के नहीं न रहेंगे, वो हवा भी तो वही दे रहा है ना, हवा भी तो कौन दे रहा है? वही दे रहा है। तो खेल खत्म। तो तुम लोग तो पौधों को ऐसे, इसीलिए मैंने अपने बर्थडे पे क्या किया कि प्लांट जो था वो उपहार के रूप में लिया और देने की जो परंपरा शुरुआत की, क्योंकि बारीकी है। तुम गोलगप्पे खा लेते हो, चिप्स, बर्गर, चाउमीन, समोसा खा लेते हो, अब वो भी आलू कहीं से आता है कि नहीं जी? आता है ना। मैदा, तेल कहाँ से आता है? हम लोग नहीं निकालते हैं, पौधे देते हैं। अब पता चला उन्हीं के लिए हम कुछ नहीं व्यवस्था किए तो वो भी नहीं मिलेगा। वो तो अभी तुम लोग उसके लिए जो तरसते रहते, अरे सर जी तो चाउमीन बर्गर हो जाता, कहाँ से आएगा? प्लास्टिक गला गला के खाओगे? वो भी ऑक्सीजन नहीं देगा, पौधा तो जलेगा कैसे? ये भी दिक्कत है। पौधा पावरफुल है जिसको हम हल्के में ले रहे हैं। एक तिनका कितना पावरफुल है समझो। जिस गेहूं को तुम छींट देते हो, जिस रोटी को तुम सड़ा देते हो, समझ में आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर वो न हो तो कल्पना कर लो पृथ्वी पर कैसे जीवन यात्रा होगी। गहरी बात है ना, सीरियस होने की जरूरत है। चलिए अब सवाल कुछ और गहरा होगा। क्या तुम यह बात सोच सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमने अभी चर्चा कर दिया? सोचो जरा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और तुम अपने शब्दों में लिखना इसको आज जाके कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, तो जीवन कैसा होता? जीवन होता भी कि नहीं होता? कल्पना करना, खूब इमेजिनेशन करना और अवलोकन करना कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। संविधान में क्यों लिखा गया है कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण के लिए पर्यावरण को बढ़ाने के लिए हमें कुछ काम करना है? वो हमारा मूल कर्तव्य का एक हिस्सा है। पढ़ाए थे ना उस दिन? यस सर। तो हम तो बड़े हल्के में ले रहे थे साइंस को, हम तो बड़े हल्के में ले रहे हैं इस पढ़ाई को, पौधों को हल्के में ले रहे हैं, और क्रीम पाउडर पोत के हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट हो जाएंगे। सारा स्मार्ट गिरी चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है।
इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक, जो परम आवश्यक, परमावश्यक बोल सकते हो, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनता है। लो, खत्म हो गया कहानी। कहानी क्या हो गया? खत्म। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें भोजन बनाएंगे, और जो ऑक्सीजन हम अपने सांस के रूप में, फेफड़ा जो लेता है, ऑब्जर्व करता है, उसी को हम नहीं ले पाएंगे। आज जब सुनते हो ना, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, जय हिंद जय भारत हो गया, सुने हो कि नहीं ऐसा? Yes, sir. जिंदगी खत्म। विचार करने वाली बात यह है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण ही न हो, ऑक्सीजन ही न मिले, तो यहाँ 2-3 मोटे मोटे गहरे गहरे छोटे छोटे प्रश्न मैं और पूछ लेता हूँ। जरा एक सवाल सोचना, जो ये चिल्ला रहे हो गुरु कि इतना पौधा लगाने की जरूरत है, अगर वायुमंडल में हम खूब ज्यादा पौधा लगा दें, पृथ्वी पर खूब पौधारोपण कर दें और ऑक्सीजन ही बढ़ जाए तो क्या होगा? अच्छा, पौधे लगाए ही नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा? तो 2 प्रश्न हुआ। पौधे लगा दें तो ऑक्सीजन बढ़ा, पौधे न लगाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, क्या वो भी घट गया? 2 बात। ऑक्सीजन बढ़ने की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की या घटने की उपस्थिति में क्या होता है, 2 पॉइंट। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जानते हैं, तो आदमी जब मर जाता है, अच्छा ऑक्सीजन बेड पर है तो ऑक्सीजन लगा है तो उसका फेफड़ा काम कर रहा है, अच्छे से श्वसन प्रक्रिया हो रही है, रिस्पायरेशन हो रहा है, तो जिंदा है। अगर आदमी मर गया, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु, यानी वो प्राण बचाने का काम करती है। अब मान लो कि आदमी मर गया और ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया, ऑक्सीजन का पाइप लग गया, और ऑक्सीजन जब उसको मिल रहा है तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए किस तरह से कारगर है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी तो विचार करने की बात है। आखिर वो फंक्शन कैसे करती है? हम कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर गया, और जब मर गया तो ऑक्सीजन खूबे लिया के उसके ऊपर चढ़ा दें तो जिंदा हो जाना चाहिए ना। रिसर्च का विषय है कि नहीं है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये भी एक सोचना है कि ऑक्सीजन अगर प्राणवायु है तो 3 प्रश्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीजन का बढ़ना घटना, और हम ऑक्सीजन मर गए हैं तो मिलेगा तो जिंदा होंगे, क्यों नहीं होते हैं, इसकी प्रक्रिया। और चौथा एक प्रश्न पूछ लिया, हम सांस में किसे लेते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दोनों, वायु, कौन? हाँ, जैसे देखो ये सवाल थोड़ा गहरा है। सवाल तो निकल के आता है कि हम सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या हमारे नाक के पास एक फिल्ट्रेशन है? क्या नाक के पास फिल्ट्रेशन है जो केवल कहेगा ऑक्सीजन तुम ही अंदर जाना है और किसी को नहीं जाना है क्या ऐसा कोई व्यवस्था? नहीं। हम श्वास में वायु को लेते हैं और हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। श्वास में किसको लेते हैं? वायु को। लेकिन जो श्वास की प्रक्रिया में फेफड़ा को सोखने की बात है वो किसको लेता है? वो ऑक्सीजन को, और बाकी सभी गैसेस को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जो भी है उन सबको बाहर भेज देता है। समझे कि नहीं समझे? और वही ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारा खून चलता नहीं, जब आदमी मर जाता है देखना खून क्लाट कर जाता है, ब्लड क्लाटिंग हो जाती है। समझ में आ गया? वो सारी प्रक्रिया थोड़ी गहरी है, हम उस पर विस्तृत चर्चा आगे आने वाले बिंदुओं पर करेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन सोचने वाली बात है
कि ये 4 क्वेश्चन तैयार हो गया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसको लेकर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कौन लेगा जी? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां लेंगी, प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यह प्रक्रिया मिलके ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व है प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, यह है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट ये मनुष्य को सबसे तेज ऊर्जा देता है। जैसे चावल है, आलू है, फट से पचने में टाइम ही नहीं लगेगा, फट से एनर्जी दे दिया, तुरंत तुमको ऊर्जा चाहिए और चीजें पचेंगी, उनसे जूस निकलेगा, शरीर में बनेगा, शरीर के सभी भागों में पहुंचेगा। और जो ये सब कार्बोहाइड्रेट है वो आसानी से क्या है? डाइजेस्टेबल है, तुरंत पच गया और शरीर हमको ऊर्जा दे दे। चावल खाओ तुरंत काम के लिए तैयार हो जाओ, आलू खाओ तुरंत काम के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बहुत तेज पचता है, बहुत तेज खर्चा भी होता है, समझ में आ गया ना? प्रोटीन लेट से पचता है, वसा उससे भी लेट से पचता है। हम टेस्ट भी करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में, कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन है, कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में वसा है, कैसे जानेंगे हमारे भोजन में विटामिन है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ठीक ना? यस। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वह पत्तियों में मंड के रूप में, किसके रूप में? इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्टार्च के रूप में वो संचित होता है।